आज हम अध्याय 5 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 5 का नाम है समांतर सरणी। समांतर सरणी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें समांतर सरणी, गुणोत्तर सरणी, उसमें एपी का मान है वो हम निकालेंगे। इस प्रकार हम प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। और क्यों? पहले क्वेश्चन है, हमें इसके 3-4 टॉपिक दिए गए हैं। उसमें हमें एक क्वेश्चन में एक स्थिति दी गई है। उस स्थिति में बताना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी कहते हैं समांतर सरणी को। ये समांतर सरणी है या नहीं है। समांतर सरणी है तो क्यों, समांतर सरणी है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, हमें कारण भी बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है टॉपिक नंबर 1, प्रत्येक किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इस क्वेश्चन में हमें यह दिया गया है कि एक टैक्सी है, वो एक कोई व्यक्ति है जो टैक्सी में सवारी करता है। टैक्सी का किराया है वो पहला 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। उसके बाद जैसे वो 1 किलोमीटर गया, उसके बाद अगर वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना भी जाएगा उसमें हर किलोमीटर पर 8 रुपये लगेगा। हर 1 किलोमीटर पे 8 रुपये लगेगा। लेकिन पहला पे अगर कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर जाएगा तो उसको 15 रुपये देने होंगे। इसको हम हल करते हैं। इसमें ए का मान हो जाएगा 15 रुपये, डी का मान हो जाएगा, डी को हम कहते हैं सार्वंतर,
सार्वंतर, ए को हम कहते हैं प्रथम पद। आठ, जैसे हम एक मान लेते हैं कोई व्यक्ति है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक दूरी है वो है 5 किलोमीटर। तो वो पहले किलोमीटर के लिए जाएगा तब उसको 15 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद 2 किलोमीटर पे जाएगा तब उसको 15, और इन और दिन दोनों के बीच का पैसा लगता है 8 रुपये। इसका लगता है 15 रुपये। 15 और 8 हो जाता है 23। फिर वो 3 किलोमीटर पे जाएगा, 23 और 8 31। फिर वो 4 किलोमीटर पे जाएगा तब उसको देने पड़ेंगे 31 और 8 39। उसके बाद वो अगर वो लास्ट 5 किलोमीटर पे जाएगा तब उसको 39 और 8 47। ऐसे उसको अगर वो यहाँ से यहाँ तक जाता है तब उसको 39 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ तक जाता है तब 47, और यहाँ तक जाता है तब उसको 23 रुपये देने पड़ेंगे। इससे हमारा सार्वंतर आ जाता है और प्रथम पद आ जाता है। अब हमें इसमें यह बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है। एपी याद करनी है तब हमें एपी याद करने के लिए हम क्या करते हैं, A1 प्लस डी। A1 का मान है वो प्रथम पद हो जाता है। प्रथम पद का मान है 15 रुपये प्लस डी का मान है 8 रुपये। A2 इजिकल टू A1 प्लस डी, इसका मान आ जाता है 23। A3 इजिकल टू A2 प्लस डी। A2 का मान है 23 प्लस 8, इसका मान आ जाता है 31। A4 इजिकल टू A3 प्लस डी। 31 प्लस 8 39। A5 इजिकल टू A4 प्लस डी। A4 का मान 39 प्लस 8 47। अब हम इनकी सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। A1 का मान है 15, ऐसे हम लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5। इसका मान है 15, इसका मान 23, इसका मान है 31, A4 का मान है 39, A5 का मान है 47। ये हमारी आ जाती है एपी। अब इसमें यह बताना ये एपी है या नहीं है। इसका उत्तर आ जाता है हाँ, यह एक एपी है। अब क्यों है, क्योंकि एपी में सार्वंतर यानी डी समान होता है। एपी में सार्वंतर डी समान होता है। उपर्युक्त एपी में भी सार्वंतर समान है। हमें पता है कि एपी में सार्वंतर समान होता है। उपयुक्त हमारी जो ये एपी है, इस एपी में भी हम अगर सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर निकालने का सूत्र होता है D इजिकल टू A2 माइनस A1 या फिर D इजिकल टू A3 माइनस A1, A1 नहीं यहाँ पर A2। जो हमारी ये आगे वाला पद होता है उसमें से पीछे वाला पद घटाते हैं तब हमारा सार्वंतर D प्राप्त हो जाता है। इसमें अगर हम सार्वंतर निकालते हैं तब इसमें
हर जगह 8 ही का अंतर आता है। इस प्रकार हमें पता है कि इसमें सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है तो ये एक उपयुक्त जो है संख्या है वो एक एपी में है। अब हम करते हैं केस टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 में आ जाता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इस क्वेश्चन में दिया गया है किसी बेलनाकार उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप से उसकी हवा निकालते हैं तब 1/4 भाग बाहर निकल जाती है। जैसे हम मानते हैं ये कोई बेलनाकार डब्बा है, इसके अंदर हवा है, उसकी मात्रा हम मान लेते हैं एक बार पूर्ण 1 है। अगर 1 है, अब हम इसमें एक पंप लगाते हैं, हवा निकालने वाला पंप लगाते हैं। अगर उस पंप को हम एक बार पंप लगाते हैं तब उसकी हवा 1/4 है वो बाहर निकल जाती है, बाकी की शेष बच जाती है। दोबारा अगर हम पंप लगाते हैं तब उसकी जो शेष बची हवा होती है, शेष बची हवा से 1/4 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमें बताना है कि ये इससे एक एपी बनती है या नहीं बनती है। इसमें हम सॉल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहले हम माना कि बेलन में कुल हवा 1 है। इसकी जगह आप लेट भी लिख सकते हो। लेट माना कि बेलन में कुल हवा 1 है, पंप मारने पर बाहर निकली हवा कितनी है? 1/4। अब हमें शेष हवा याद करनी है। शेष हवा आ जाती है, कुल हवा होती है उसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारी शेष हवा बच जाती है 1 - 1/4 इजिकल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं 4 का 1 में गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आ जाता है 4 - 1 इजिकल टू 3/4। ये शेष हवा बच जाती है। अब हमें एपी याद करना है तो हमें देखना है कि अगर हम 3/4 मान लो कि अब इसमें 3/4 हवा
शेष बची है। अब 3/4 बची है। अब हम एक बार और पंप मारते हैं, तब इसमें से 3/4 है हमारा है, इसमें से 1/4 बाहर निकल जाती है। 3/4 में से 1/4 निकल जाती है, तब पीछे कितनी बचती है वो हम आगे याद करते हैं। तब आ जाती है दोबारा पंप मारने पर शेष हवा। दोबारा पंप मारते हैं तब उसमें कुल हवा कितनी थी 3/4, बाहर कितनी निकलती है 1/4। एलसीएम कितना आ जाता है 4। इसको हल करोगे तब आ जाएगा 4 - 1 = 2/4। 2 से पारने से 1/2। अब इसमें शेष हवा मान लो कि 1/2 बची है। अब हम एक बार और पंप मारते हैं तब इसमें से 1/4 और माइनस हो जाती है। अगेन या फिर दोबारा पंप मारने पर। दोबारा एक बार और पंप मारते हैं तो 1/2 है, उसमें से 1/4 बाहर निकल जाती है। तब आ जाता है 4। इसका आ जाता है एलसीएम लोगे 2 का भाग जाएगा 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 - 1, पीछे बचता है 1/4। ऐसे ही एक बार और मारेंगे तब 1/4 में से 1/4 जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अब हमें इसको एक श्रेणी के रूप में लिख लेते हैं। AP = सबसे पहले हमने हवा कितनी मानी 1, उसके बाद 1 मानी, दोबारा पंप मारा, हवा 1 मानी हमने। अब हमने पंप मारा तब शेष कितनी हवा बची 3/4। उसके बाद हम देखते हैं एक बार फिर पंप मारा तब उसका हवा कितनी बची 1/4। 1/2, ये बीच में एक रह गया 1/2। उसके बाद हमने एक बार और पंप मारा तब बचती है 1/4। अब हम देखते हैं बेलन का इसमें क्या दिया गया है आयतन। जो इसमें हवा भरी होगी वो बेलन का आयतन होगा। आयतन को हम V से रिनोल्ट कर देते हैं 1V। अब हम देखते हैं इसमें जो सार्वंतर आता है वो सभी में समान आता है या नहीं आता है। तब हम इसमें 3/4 - 1, इसमें आ जाता है 1/2 - 1 1/4, इसका आ जाता है 1/4 - 1/2, इसमें आ जाता है एलसीएम आ जाता है 4, इसमें माइनस 3/4, 4 एलसीएम 3 - 1, 4 एलसीएम 1 - 3, 4 एलसीएम 1 - 2। यहाँ पर आ जाता है, इसका अंतर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 4, क्योंकि इसके बट्टे में नहीं है ना। तब 3 - 4 - 1/4 - 1/4 - 1/4, इसमें भी आ जाता है, ये आ गया -1/4 - 1/4। इसका मतलब यह एक AP है, क्योंकि सार्वंतर समान है। आप इसमें से V अगर कॉमन लेके घटाओगे तो भी हो जाता है। इसमें V कॉमन ले लो, यहाँ पर V आ जाता, यहाँ पर V, यहाँ पर भी V। V यहाँ पर नहीं माने तो भी हमारी सरणी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर आयतन के बारे में है तब हम यहाँ पर V मान लेते हैं।
अब हम करते हैं किस टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में आता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में हाई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये हैं, 150 रुपये हैं। बाद में तथा बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। इस क्वेश्चन में दिया गया हमें कि हमें मानते हैं कि एक कुआं खोद रहे हैं, एक कुआं खोदते हैं। उस कुएं में पहले 1 मीटर की खुदाई है, 1 मीटर में 150 रुपये लगेंगे। उसके बाद जैसे जैसे हम मीटर बढ़ाएंगे, जैसे हम मान लेते हैं इस कुएं को हम 5 मीटर खोदाते हैं, मान लेते हैं 5 मीटर खोदना है, 5 मीटर। तो पहले मीटर के लिए तो 150 रुपये, जैसे ही अगला मीटर बढ़ेगा उसमें 50 रुपये और ऐड हो देंगे। जैसे माना कि अब हम 2 किलोमीटर खोदेंगे तब हमें 200 रुपये लगेंगे, इसमें 50 ऐड हो जाता है। 3 मीटर खोदेंगे तब हमें 200 प्लस 50 मतलब 250 रुपये। 4 मीटर खोदेंगे तब हमें प्लस 50 उसमें हो जाएंगे 300, और 5 मीटर खोदेंगे तब हो जाएंगे 350। ऐसे हमें कोई कुआं खोदना है, उस कुएं में कुआं खोदना है, उसकी पहले मीटर में 150 रुपये लगते हैं, दूसरे में 50 बढ़ते हैं, तीसरे में और 50 बढ़ते हैं, चौथे में और 50, ऐसे धीरे धीरे 50 रुपये पर किलोमीटर पे 50 रुपये बढ़ेंगे। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो आ जाता है प्रथम मीटर का व्यय, प्रथम मीटर का व्यय है वो आ जाता है 150 रुपये। सेकंड मीटर का व्यय, सेकंड मीटर का व्यय है वो 150 प्लस प्रथम मीटर वाला, और उसमें जो एक्स्ट्रा बढ़ता है वो, जैसे इसमें
बाद में प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ेगी, तब हमें इसमें आ जाता है 50। उसके बाद हम करते हैं थर्ड मीटर का व्यय, उसमें आ जाता है इन दोनों का योग 200 होता है। जैसे सेकंड मीटर का आता है, उस सेकंड मीटर में हम जितनी लागत बढ़ती है, जैसे 50 रुपये बढ़ता है तब 50 रुपये बढ़ाएंगे, तब इसमें आ जाता है 50, इसका मान आ जाता है 250। फिर हम फोर्थ मीटर का व्यय, इसका आ जाता है 250। जो 3 मीटर का होता है उसमें 50 ऐड करने होते हैं। ऐसे धीरे धीरे हमारी समांतर श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। अब हम इसको एक क्रम में लिख लेते हैं। क्रम में लिखेंगे तब आ जाएगा AP इजिकल टू 150, 200, 250, 300, इससे आगे बढ़ता जाएगा। अब हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालेंगे तब आ जाएगा अंतर है, अंतर को हम प्रदर्शित करते हैं, सार्वंतर कहते हैं। एपी हमारे समांतर श्रेणी में हम इन दो संख्याओं का अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। सार्वांतर है उसको हम D से रिनोल्ट करते हैं, सार्वांतर, इसको हम D से प्रदर्शित करते हैं तो आ जाता है 200। सार्वांतर निकालने का तरीका है A2 माइनस A1, A3 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इन दोनों का अगर हमें अंतर निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इन दोनों का निकालना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ऐसे। तब हम इसका D निकालते हैं, तो पहले में आ जाता है 200 माइनस 150, 250 माइनस 200, 300 माइनस 250। इसका अंतर आता है 50, इसका भी अंतर आता है 50 और इसका भी अंतर आता है 50। इन तीनों में हम देखते हैं तीनों का अंतर समान आता है, तब हम इसका लिख देते हैं यह एक AP है, क्योंकि उपर्युक्त मानों में सार्वंतर समान है, याद आता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक
दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है किसी व्यक्ति का एक खाता है, उसमें मिश्र धन राशि है, मूलधन राशि है वो 10,000 रुपये, 8,000 मतलब साल का उसको बैंक है वो 8,000 रुपये 8% ब्याज देती है। उसको उसने चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की हुई है, तब उसका मिश्र धन आता है। उस मिश्र धनों का जैसे हम कोई राशि है 10,000 रुपये, उसका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ऐसे 2-3 साल का निकाल के उसका मिश्र धन का हम मान रखेंगे। तो हम देखते हैं मिश्र धन में जो अंतर आता है वो समान है, तब ये हमारी समांतर श्रेणी। अगर समान नहीं है तो हमारी ये समांतर श्रेणी नहीं है। सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र आना जरूरी है। लिखते हैं चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र। चक्रवर्ती ब्याज है उसका सूत्र हम जानते हैं होता है ए मूलधन प्लस मूलधन गुणा 1 प्लस 1/100, यहाँ पर आ जाता है r की घात n। यहाँ पर हम लिख लेते हैं n की जगह समय, r की जगह लिख लेते हैं दर। इसमें हम मूलधन को a से प्रदर्शित कर सकते हैं, दर को r से, समय को t से। इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहिए तब ये सूत्र लिख सकते हैं a प्लस a कोष्टक 1 प्लस r/100 घात t। चक्रवर्ती ब्याज है उसको याद करने का सूत्र ये होता है, चक्रवर्ती ब्याज आता है वो उसका मिश्र धन, जैसे मूलधन है उसका चक्रवर्ती ब्याज आता है वो इसका मिश्र धन बन सकता है। अब हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, तब चक्रवर्ती ब्याज आता है प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमें याद करना है, तब आ जाता है ए का मान, मूलधन का मान हमें दिया गया है 10,000 गुणा 1 प्लस r का मान हमें दिया गया 8/100, समय वो हम एक बार 1 मान लेते हैं। जैसे हमने प्रथम वर्ष का है तब हमने टाइम मान लिया 1। अब हमें द्वितीय वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तब हम इसको लिख लेते हैं 10,000 1 प्लस 8, दर है वो समान ही रखनी है 8। इसमें टाइम चेंज हो जाता है, टाइम आ जाता है 2। इसके बाद हम लिख लेते हैं तृतीय वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 10,000 मूलधन प्लस 1 प्लस दर आ जाती है 800 और समय आ जाता है 3। अब हम इसमें एक समांतर श्रेणी के रूप में इसको लिख लेते हैं, तब आ जाता है 10,000 1 प्लस 8/100 की घात 1 10,000 प्लस 1 प्लस 8 इसके बाद आ जाता है 10,000 1 प्लस 8
बट्टे 100 की घात 3। अब हम देखते हैं अगर इसमें से इसको घटाते हैं तब यहाँ से 10,000 है, वो 10,000 तो कॉमन आ जाता है। एक बार हम एक को सरल कर लेते हैं, 10,000 जैसे हम इसका ये लिख लेते हैं, इसको एक समीकरण एक अंकों के रूप में निम्न प्रकार। इसको अब हमें इसका अंतर याद करना है, तब इसमें से इसको घटाते हैं तब हम इसका अंतर निकालते हैं। अंतर निकालने पर हमें पता चल जाता है अगर दोनों में समान अंतर आता है तब हमारा ये मान है वो ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी बन जाती है। इसका हम करते हैं 1 + 8/100 की घात 1 2 माइनस 10,000 1 + 8/100 की घात 1। इसमें हम देखते हैं 10,000 1 + 8/100 और 1 + 8/100 10,000 1 + 8/100 ये समान है। तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन। 10,000 1 + 8/100 यहाँ पर हमारा शेष बच जाता है 1 + 8/100 -1। ये हमारा शेष बच जाता है। इसमें से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8/100। इसी प्रकार हम इसको करते हैं। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको हल करते हैं तब आ जाता है 10,000 1 + 8/100 की घात 3 माइनस 10,000 1 + 8/100 की घात 2। इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है। निम्न घात है वो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। जैसे हमारी नीचे वाली घात है वो कॉमन आ सकते हैं। इसमें आ जाता है 10,000 कॉमन 1 + 8/100 की घात 2 कोष्टक 1 + 8/100 यहाँ पर पीछे बच जाता है 1 1 से 1 कैंसिल, तब इसमें शेष बच जाता है 10,000 1 + 8/100 की घात 2 गुणा 8/100। अब हम देखते हैं ये तो संख्या बराबर है, ये भी कोष्टक वाली भी बराबर है, लेकिन इसमें घात में अंतर आ जाता है। इसका मतलब इसमें ये है सेकंड वर्ष में हमें 8/100 1 + 8/100 इतना गुना ब्याज अधिक मिलेगा तब इतना आता है, तब तो हम देख सकते हैं कि हमारी एक समांतर श्रेणी बन जाती है। लेकिन ये अधिक आ रहा है, इसका मतलब हमारी ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये एक एपी नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। प्रत्येक वर्ष के बाद 1 + 8/100 सार्वंतर में वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक 1 + 8/100 है, इतनी हर वर्ष में इतना सार्वंतर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इतना बढ़ेगा, हम इसको घात के रूप में लिखेंगे तब इतना गुना बढ़ेगा। सार्वंतर है इतना
इतना गुना सार्वंतर में वृद्धि होती जाती है। इतना गुणा बढ़ेगा। अगर इसमें प्लस होता है तब उसमें आगे वो आता है, वो इसमें तो चलो समान नहीं आ रहा है, अगले वाले में वो सार्वंतर समान आ जाएगा, लेकिन इतना गुना बढ़ेगा तब यहाँ इसकी घात है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन 2 में हमें दिया गया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए वे सार्वंतर डी निम्न है। इस क्वेश्चन में हमें प्रथम पद दिया गया है और सारांतर दिया गया है। हमें जो समांतर श्रेणी बनती है उसके 4 पद याद करने हैं। पहले टॉपिक में आता है a = 10, d का मान भी 10। अब हमें समांतर श्रेणी याद करनी है, तब हम समांतर श्रेणी का हम नॉर्मल जानते हैं कि a2 = a1 तो हमारा दिया होता है, a2 है वो आ जाता है a1 + d, a3 = a2 + d, a4 = a3 + d। इससे आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। इसमें a दिया गया है 10, तो आ जाता है a2 = a1 + d, a3 = a2 + d, a4 = a3 + d, a5 = a4 + d। अब हमें 4 पद याद करना है, 1 2 3 4 पद याद करना है। अब हम देखते हैं a2 = a का मान हमें 10 दिया गया है, d का मान भी 10, तो a2 का मान आ जाता है 20। अब हमें a3 याद करना है। a2 का मान हम देख लेते हैं 20 है, तो आ जाता है 20 + d का मान 10, तो आ जाता है a3 = 30। a4 याद करना है, तो आ जाता है a3 का मान हमें दिया गया है 10, a3 का मान है 30 और d दिया गया है 10, इन दोनों का योग आ जाता है 40। a5 है वो आ जाता है, a4 का मान हमें दिया गया है 40 + 10, a5 = 50। अब हमारी एपी है, एपी इस प्रकार बन जाती है 10 20 30 40 50। इसमें हमें एपी याद करनी थी, ये हमारी एक एपी बन जाती है। अब हम करते हैं क्वेश्चन टॉपिक नंबर 2। दो नंबर में आ जाता है a = -2, d = 0। इसमें हमें a का मान है वो दिया गया -2 और d का मान है 0। इसकी हम एपी बनाते हैं। a2 = a1 - d, a1 + d, a3 = a2 + d, a4 = a3 + d, a5 = a4 + d। a2 याद करना है,
-2 है, इसमें 0 जोड़ोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे A2 का मान है वो दिया गया है -2 और D का मान 0, इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तब इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी प्रकार A4 है वो हो जाता है -2 + 0, A4 = -2, A5 = -2 + 0, A5 = -2। इस प्रकार इसकी एपी है वो हमारी 9 परिवर्तन हो जाती है, -2 -2 -2 -2 -2। यह एक नो चेंज एपी है। ये एक नो चेंज है, इसमें हमारा A1 A2 कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसमें बस D है वो 0 है, इसलिए हमारे इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हमें A का मान दिया गया है 4, D का मान दिया गया है -3। इसमें भी हमें एक एपी बनानी है। एपी बनाने के लिए हम इसमें करते हैं सबसे पहले A2 में आ जाता है A1 का मान हमें 4 दिया गया है और D का मान है वो -+-3, तब A2 का मान आ जाता है 1, 4 - 3, प्लस माइनस का अगर गुणा हो तब अगर प्लस गुणा प्लस हो तब आता है प्लस, माइनस गुणा माइनस हो तब आता है प्लस, प्लस गुणा माइनस, माइनस और माइनस गुणा प्लस, प्लस माइनस। समान चिन्हों का अगर गुणा हो तब आता है प्लस, और एंटीक अगर अदर मतलब दोनों अलग अलग अगर चिन्हों का गुणा हो तब आता है माइनस। अगर इनका जोड़ आता है जैसे प्लस एड प्लस, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तब ये दोनों संख्या यहाँ पर जुड़ती है। अगर ये हो प्लस प्लस माइनस, तब इन दोनों में हमारा है वो अंतर आ जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। प्लस है वो यहाँ से घट के माइनस हो जाता है। यहाँ पर ये वो जो संख्या बड़ी होगी वो आ जाता है। जैसे माइनस का बड़ा है तो माइनस आ जाता है, और अगर प्लस का बड़ा है तो प्लस आ जाता है। इसमें हमारे प्लस और माइनस का गुणा करना है तब आ जाता है माइनस, तब A2 का मान आ जाता है 1, A3 याद करना है तब आ जाता है A2 का मान है 1 -3 प्लस -3, A3 = 1 - 3, A3 = -2। जो संख्या बड़ी होगी वो आ जाती है, यह मैंने बता दी। A4 = A3 का मान है वो -2 प्लस -3। समान चिन्ह होती है वो अपने आप में ऐड हो जाती है, और विपरीत चिन्ह होने पर जो बड़ी है वो मान आ जाता है। इसमें आ जाती है A4 = -2 -3। समान चिन्ह है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ऐड करते हैं तब आ जाता है 5, और आगे चिन्ह है वो आ जाता है, अगर प्लस का चिन्ह होता है तो प्लस आ जाता है, माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस आ जाता है। A5 = A4 का मान है -5,
इसका मान आ जाता है +-3, डी का मान है -3, A5 इजिकल टू -5 -3, A5 इजिकल टू -8। अब हमें इसको एक एपी के रूप में लिख लेते हैं। इसमें आ जाता है ए का मान सबसे पहले आ जाता है 4, उसके बाद आ जाता है 1, उसके बाद आ जाता है -2, उसके बाद -5 -8। इस प्रकार हमारी ये एक एपी बन जाती है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 में हमें दिया गया है a इजिकल टू -1 और d इजिकल टू 1/2। इसको अगर हमें याद करना है तब हम सॉल्यूशन में सबसे पहले A2 इजिकल टू A1 प्लस डी, A3 इजिकल टू A2 प्लस डी, A4 इजिकल टू A3 प्लस डी, A5 इजिकल टू A4 प्लस डी। अब हमें A2 याद करना है। सबसे पहले A2 का मान निकालेंगे तब आ जाता है A का मान आ जाता है -1 प्लस 1/2। A2 इजिकल टू इसका एलसीएम है वो आ जाता है 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तब आ जाता है 2। इसमें 2 में 1 का भाग दे दो, गुणा कर दो, कोई परिवर्तन नहीं आता है। 2 का 2 में भाग देते हैं 1, 1 को 1 से गुणा करते हैं 1, तब इसका अंतर आ जाता है -1/2। इस प्रकार अगले नेक्स्ट में हो जाएगा A3 इजिकल टू -1/2 प्लस 1/2। प्लस माइनस वाली संख्या आपस में कैंसिल हो जाती है, अगर समान हो तो आ जाता है इसका मान आ जाता है 0। A4 इजिकल टू A3 का मान है 0 प्लस 1/2, तब A4 का मान आ जाता है 1/2। A5 का मान आ जाता है 1/2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम आ जाता है 2, 1 प्लस 1 इजिकल टू 2/2। इसका मान आ जाता है 1। हमें 4 पद से 1 2 3 4 पद हो जाते हैं, तो हम लिख लेते हैं AP इजिकल टू -1 -1/2 0 1/2 1। यह आ जाती है हमारी AP। अब हम करते हैं किस टॉपिक नंबर 5। टॉपिक 5 में हमें A का मान है वो दिया गया है 1.-1.25 और जो D का मान है वो है -0.25। इस प्रकार हमें A D का मान दिया गया है। अब हमें AP याद करनी है। A2 का मान याद करना है, तब हम लिख लेते हैं -1.25 A1 का मान प्लस इस D का मान आ जाता है वो आ जाता है -0.25। A2 इजिकल टू -1.25 -0.25। माइनस माइनस समान है, माइनस कॉमन लेके कर लो चाहे उसको हम आसानी से हम जानते हैं कि समान चिन्ह वाले आपस में ऐड हो जाते हैं और चिन्ह जो होता है वो आगे आ जाता है। -25 और 25 50। इसमें हो जाएगा A3 इजिकल टू -1.50 प्लस -0.25।
A3 इजिकल टू -1.50 माइनस 0.25। A3 इजिकल टू -1.25 और 50 और 25 75। A4 इजिकल टू A3 का मान आ जाता है -1.75 प्लस -0.25। तब आ जाता है A4 इजिकल टू -1.75 -0.25। A4 इजिकल टू -5 में 5 जोड़ते हैं 0, तब आ जाता है हासिल 1 10 10 7 और 2 9 और 1 10। यहाँ पर पॉइंट है पॉइंट, यहाँ पर हासिल आ जाती है, तब आ जाता है 1 और 1 2। A5 इजिकल टू A4 का मान है वो है -0.2.0 प्लस 0.25, वो भी माइनस में। अब हमें A5 याद करना है। A4 का मान है वो है -2.00 प्लस D का मान है वो आता है -0.25। A5 का मान है वो आ जाता है -2.00 माइनस 0.25। इसको ऐड करते हैं तब आ जाता है A5 इजिकल टू पॉइंट के बाद इस 0 है तो ये सेम संख्या आ जाती है 25 और ये आ जाती है 2। समान चिन्ह होते हैं वो आपस में ऐड होकर आगे वही चिन्ह आ जाता है। जो प्लस का होता है तो प्लस आ जाता है, माइनस का होता है तो माइनस आ जाता है। अब हमें AP लिखना है। AP लिखना है तब आ जाता है, सर्वप्रथम हमें दिया गया है -1.25, उसके बाद -1.50, उसके बाद -1.75, उसके बाद -2.00, उसके बाद -2.25। इस प्रकार हमारी ये AP प्राप्त हो जाती है। इसमें हमें 4 पद याद करने थे। एक पद दिया गया 1 2 3 4, ये 4 पद हमने याद कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें दिया गया है प्रत्येक AP के प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। इसमें हमें AP दिया गया है, उसमें हमें प्रथम पद और जो सार्वंतर होता है वो याद करना है। इसमें हमारी पहले टॉपिक में आ जाती है AP 3 1 -1 -3। इसमें हमारा जो प्रथम पद है, प्रथम पद उसको हम A से डिनोट कर देते हैं। प्रथम पद है वो हमारा जो सबसे पहले आता है मान वही प्रथम पद कहलाता है, उसको इसका मान आ जाता है 3। सार्वंतर याद करना है हमें। सार्वंतर याद करना है किन्हीं दो में से, आसपास वालों में से, जैसे इसमें से इसको घटा लो तो इसमें से इसको घटा लो तो इसमें से इसको घटा लो। किन्हीं दो आसपास वाली संख्याओं में से जो से दूसरे नंबर पे है उसमें से पहली वाली संख्या घटाते हैं, वो मान आता है, वो हमारा सार्वंतर होता है। जैसे हमें सार्वंतर D याद करना है तो हम A2 - A1 कर लेते हैं, चाहे A3 - A2, ऐसे कोई सा भी कर लेते हैं। हम A करते हैं तो आ जाता है D इजिकल टू 1 - 3, D इजिकल टू -2। आप चाहे इसमें से कर लो A3 में
A3 में है -1 तब आ जाता है -2। कोई सा भी करोगे उसका मान -2 ही आएगा। इस प्रकार हमारा इसमें D का मान आ जाता है -2 और A का मान आ जाता है हमारा 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 है, उसमें दिया गया है -5 -1 3 और 7। प्रथम पद है वो तो सबसे पहला होता है, उसको हम प्रथम पद कहते हैं, वो आ जाता है -5। सार्वंतर याद करना है, तो हम कर लेते हैं। इसमें आपके हो तो इन दोनों में से करके बता देते, तब आ जाता है A4 -A3। A4 का मान है हमें दिया गया है 7 -3, तो हमारा D है वो आ जाता है +4। आप चाहे A2 वाले में से कर लो, A2 वालों में से करोगे तब आ जाएगा A2 -A1 -1 -5, तब आ जाता है -1 + 5 = 4। चाहे आप ये कर लो चाहे ये कर लो, इसमें D है वो समान आएगा, तब हमारा D आ जाता है 4। A आ जाता है, जो प्रथम पद है A वो आ जाता है -5। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 है, उसमें हमें दिया गया है 1/3 5/3 9/3 13/3। इसमें हमें हल करते हैं, तब सबसे पहले हम A लिखते हैं, प्रथम पद उसको हम A से डिनोट करते हैं। इसका मान आ जाता है, जो सबसे पहला होता है वही प्रथम पद होता है 1/3। उसके बाद हम लिखते हैं सारवांतर का मान D। इसको हम A2 -A1 या फिर A4 A3 -A2 दोनों में से एक कर लेते हैं। पहले A2 वाले करते हैं, तब आ जाता है 5। D = 5/3 - 1/3, तो आ जाता है एलसीएम आ जाता है 3 5 माइनस समान, अगर एलसीएम हो तो संख्या भी समान आ जाती है, तो इसका मान आ जाता है 4/3। डी का मान आ जाता है 4/3। इसी प्रकार हम अगले वाले को हल करते हैं। A3 का मान है 9/3 माइनस 5/3, इसका एलसीएम आ जाता है 3 9 - 5, इसका भी मान आ जाता है 4/3। अब हम देखते हैं इसमें डी का मान समान है, 2 कॉल करेंगे तब हमें पता चल जाएगा ये एपी तो है। इसमें हमें एपी का मान आ जाता है, इसी प्रकार हमारा डी का मान आ जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, टॉपिक है उस क्वेश्चन 3 का टॉपिक नंबर 4। टॉपिक 4 है वो इसमें दिया गया है 0.6 1.7 2.8 3.9। प्रथम पद A = जो हमारा पहले दिया गया है उसको हम प्रथम पद कहते हैं 0.6। सार्वांतर D है वो आ जाता है A2 - A1 या फिर A3 - A2। D = A2 का मान है वो है 1.7 माइनस 0.6। हम जानते हैं यहाँ 7 है यहाँ पर 6 है, तब हमारा D का मान आ जाता है 1.1। इसी प्रकार इसमें 2.8 माइनस 1.7, 7 में से 8 में से अगर 7 गया 1 पॉइंट 1 में से 1 गया 1। इस प्रकार हमारा D का मान आ जाता है 1.1 और A का मान आ जाता है 0.6। इसी प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पूरा